22 दिसंबर 2016 शाम 7:30 बजे जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने खुद को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस का एडिशनल एसपी आशीष प्रभाकर बताया। इस पर पुलिसकर्मी ने जय हिंद कहकर उसका अभिवादन किया। एडिशनल एसपी ने कंट्रोल रूम को बताया कि जगतपुरा रोड पर एक गाड़ी में लड़की की लाश पड़ी है, तुरंत पीसीआर वैन भेजो। इसके बाद में उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने न तो घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी और न ही सटीक कोई लोकेशन बताई। कंट्रोल रूम ने जवाहर सर्किल, शिवदासपुरा और मालवीय नगर सहित बाकी के जो नज़दीक पुलिस थाने थे उसके एसएचओ को सूचना दी। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के 1 घंटे के बाद में रात को 8:30 बजे पीसीआर वैन जो चेतक जो जिसको कहते हैं वो घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिसकर्मियों ने देखा कि बॉम्बे हॉस्पिटल के निर्माणाधीन बिल्डिंग के सामने एक स्कॉर्पियो खड़ी है। गाड़ी में युवक और युवती के खून से लथपथ शव थे। स्कॉर्पियो से खून जमीन पर टपक रहा था और जगतपुरा का ये जो इलाका है वो शिवदासपुरा थाना क्षेत्र का है और ऐसे में चेतक इंचार्ज जो रामविलास ने शिवदासपुरा पुलिस थाने में सूचना दी। तत्कालीन सीआई दीपक खंडेलवाल मौके पर वहां पहुंच गए। अब सीआई दीपक खंडेलवाल ने टॉर्च की रोशनी के अंदर देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है और उसकी दाहिनी पट्टी पर गन शॉट का निशान है। खून निकल रहा था। व्यक्ति ने अपनी दाहिनी हाथ से पिस्टल पकड़ रखी थी और व्यक्ति के बगल वाली सीट पर एक युवती का शव पड़ा था और युवती का सिर मृत की गोदी में पड़ा था और इस वजह से युवती का जो चेहरा है वो दिखाई नहीं दे रहा था। स्कॉर्पियो अंदर से लॉक थी और गाड़ी में चाबी लगी हुई थी और स्कॉर्पियो के अगले टायर के नीचे 2 बियर की कैन और दूर एक शराब की बोतल भी पड़ी हुई थी। इंचार्ज ने तुरंत स्कॉर्पियो नंबर RJ14UB2287 की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी और एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट्स, डॉग स्क्वाड और फोटोग्राफर भिजवाने के लिए मैसेज किए। पुलिस अभी इसे रूटीन क्राइम सीन मानकर सारी की सारी जांच कर रही थी। इसी दौरान सीआई खंडेलवाल को जानकारी मिली कि जो स्कॉर्पियो है वो एटीएस ऑफिस की है। जब उन्होंने मृतक के चेहरे को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि शव एटीएस के एडिशनल एसपी आशीष प्रभाकर का है। उनके हाथ में पकड़ी गई पिस्टल का नंबर भी 21 का टैग लगा हुआ था। उन्होंने वायरलेस सेट पर इसकी सूचना दी तो पूरे पुलिस विभाग के अंदर हड़कंप मच गया। डीसीपी साउथ मनीष अग्रवाल के साथ ही सीनियर आईपीएस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। स्कॉर्पियो के अंदर की हालत देख के सारे पुलिस अधिकारी थे वो सहम गए। घटनास्थल के हालात और स्कॉर्पियो की जो स्थिति है उसको देखकर तो पुलिस यही मान रही थी कि एसपी आशीष प्रभाकर ने पहले साथ में बैठी युवती को गोली मारी, उसकी हत्या की और उसके बाद में खुद ने भी आत्महत्या कर ली। स्कॉर्पियो के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने आसपास सबूत तलाशने की कोशिश की लेकिन कुछ भी मिला नहीं। स्कॉर्पियो का लॉक बाद में खोला गया तो आशीष के हाथ में बरामद जो ग्लोबल पिस्टल थी वो सरकारी थी और इसकी जांच के दौरान चेंबर के अंदर 1 कारतूस और 6 कारतूस मैगजीन मिले। वहीं घटनास्थल से पुलिस को 2 खाली कारतूस भी मिले। बियर, शराब की बोतल और गाड़ी से फिंगरप्रिंट्स लिए गए। पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन प्रहलाद साहू मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव की शिनाख्त की। अब गाड़ी में जिस युवती की लाश थी उसकी उम्र करीब 25-26 साल की लग रही थी। उसे जीन्स और टॉप पहना हुआ था। युवती के सिर में गोली मारी गई थी और इसकी शिनाख्त अलवर जिले के राजगढ़ निवासी पूनम के रूप में हुई। और वहीं आशीष प्रभाकर की दाहिनी पट्टी पर गोली का निशान था जो आर पार था और युवती के तलाशी के दौरान उसकी जीन्स से 100 रुपये मिले। स्कॉर्पियो में पुलिस को 3 मोबाइल फ़ोन मिले, इसमें से 2 पर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था और पुलिस ने रात दोनों का शव गाड़ी से बाहर निकाला और एसएमएस की मॉर्चरी के अंदर रखवा दिया। स्कॉर्पियो में रखे ब्रीफकेस में कुछ कागजात मिले जिसे पुलिस ने जब्त कर लिए। जो आशीष था वो मूलतः अजमेर के अलवर गेट के रहने वाले थे और वे अजमेर में नामी साहित्यकार और समाज सेवी प्रफुल्ल प्रभाकर के बेटे थे। उनकी स्कूलिंग सेंट एंसलम में हुई थी और इसके बाद उन्होंने डीवीए कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन किया था। पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद में 1 साल तक उन्होंने न्यूज़पेपर में बतौर ट्रेनी की नौकरी की और उसके बाद में उनका आरपीएस में चयन हो गया। उनकी 2 बहनें थी, एक बहन का ससुराल जयपुर और दूसरी का ग्वालियर के अंदर है। एडिशनल एसपी प्रभाकर राजस्थान में आईएसआईएस के नेटवर्क की भी जांच कर रहे थे और उसके पास सीकर और कर्नाटक के गुलबर्ग में आईएसआईएस की जो नेटवर्क की जो थी वो जांच इनके पास में ही थी और इसके अलावा
जो ISIS के संबंध रखने वाले इंडियन ऑयल के जो मैनेजर है सिराजुद्दीन, उनका मामला भी उन्हीं के पास में था। अब ऐसे में एसपी की मौत को लेकर पुलिस विभाग के अंदर काफ़ी हड़कंप मच गया और काफ़ी सिरे तलाशे जा रहे थे। पुलिस को स्कॉर्पियो की तलाश के दौरान एसपी के 2 सुसाइड नोट मिले थे। एक सुसाइड नोट पुलिस और दूसरा परिवार के नाम लिखा गया था, और एक सुसाइड नोट में ये लिखा था मैं आशीष प्रभाकर ने पूनम नाम की युवती पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि पूनम कोचिंग के बहाने अधिकारियों से संपर्क करती है और इसके बाद प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें और बाकी के अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए मैं बतौर पुलिस अधिकारी उसे सजा देना चाहता था। वहीं दूसरे सुसाइड नोट के अंदर एसपी प्रभाकर ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हुए ये लिखा था कि मैं गलत राह पर चला गया था, पूनम मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सबके लिए कुछ करना चाहता था लेकिन समस्या ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे माफ़ करना। इन सुसाइड नोट में पुलिस जांच को सुलझाने के बजाय इसको और उलझा दिया। सुसाइड नोट के अंदर कुछ व्यक्तियों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे थे, और एसीपी ने पुलिस में इनसे पूछताछ करने की भी बात कही थी। तो जो भी ये नोट लिखा था उसके आधार पर इसे ब्लैकमेलिंग रैकेट की जांच में पुलिस जुट गई। अब पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी और काफ़ी जब जांच की तो और उसमें जो भी मिला जब्त किया। इस संबंध में शिवदासपुरा पुलिस थाने में 302 के तहत केस दर्ज किया और इसकी जांच सीआई दीपक खंडेलवाल को दी गई। जो शुरुआत जो जांच है उसमें सामने आया कि आशीष प्रभाकर ने जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था, और इसके बाद से ही आशीष और पूनम के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। और इस केस की पूरी जांच एसएसपी के सुसाइड नोट पर टिकी थी। उस नोट के में उन्होंने 7 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे थे, और एसएसपी ने बाकी के अधिकारियों को भी इसी तरह ब्लैकमेल करने की बात कही थी। अब मामले में पुलिस ने संदिग्ध मोबाइल नंबर की सीडीआर की जांच शुरू की, तो इसके साथ ही आशीष प्रभाकर और पूनम के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी निकलवाई। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि एसएसपी आशीष प्रभाकर और पूनम की मुलाकात 2012 में हुई, जब पूनम 22 साल की रही होगी। उसने अपने वो जो था वो पति से उसका विवाद चल रहा था। उसकी शादी के 1 साल पहले 2011 में हुई थी, और इसके बाद से ही पूनम के ससुराल में पति और ससुराल वालों से झगड़े उसके शुरू हो गए थे। इस संबंध में पूनम ने एक केस माणक चौक पुलिस थाने के अंदर दर्ज कराया था, और उस वक्त आशीष प्रभाकर इस इलाके के एएसपी थे और वो इस मामले में जांच कर रहे थे। केस के सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों जल्द ही मुलाकात उनकी थी वो दोस्ती के अंदर बदल गई। हालांकि बाद में पूनम और उसके पति के बीच राजीनामा हो गया, लेकिन पूनम ने तलाक ले लिया था। और इसी बीच आशीष प्रभाकर का अलवर ट्रांसफर हो जाता है, और पूनम का घर भी अलवर के में ही था। तो इस वजह से दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई। कुछ वक्त के बाद में आशीष प्रभाकर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जयपुर के गोपालपुरा इलाके में सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान शुरू किया, और पूनम भी कोचिंग के नाम पर अपनी बहन नीलम के पास जयपुर आ गई। और नीलम जयपुर पुलिस के अंदर कांस्टेबल है, और इसके बाद में पूनम आशीष के साथ में मिलकर कोचिंग चलाने लगी। पूनम को आशीष के शादीशुदा होने और उसके परिवार के बारे में पहले से जानकारी थी। इधर आशीष घरेलू विवाद के कारण काफ़ी तनाव में भी चल रहा था। उसकी पत्नी के साथ भी उसका विवाद चल रहा था। आशीष की पत्नी जयपुर में ही अपने मायके में रहती थी। आशीष को अजमेरी गेट के पास में पुलिस क्वार्टर मिला हुआ था, और पूनम अब आशीष पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। करीब 6 महीने से दोनों के बीच में इस बात को लेकर अनबन रही, और इस बात को लेकर जो एएसपी भी तनाव में थे। अब एएसपी ने जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की जो सूचना जब परिजनों को मिली तो सब हैरान रह गए। जो एएसपी के नेता हैं उन्होंने बताया, मीडिया को बताया उस दौरान, कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि कोई इस तरह का मामला भी है। वो आशीष को भी नहीं बताया। अगर हमें बताते तो हम इसको सुलझाने की कोशिश करते। आशीष हमारा इकलौता बेटा था। अब इस वारदात के करीब 1 महीने पहले एसीपी प्रभाकर अचानक लापता हो गए थे, और उस दौरान वो आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे थे। और काफ़ी देर तक जब उनसे संपर्क नहीं हुआ तो पहली पत्नी ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देकर नाकेबंदी करवाई थी, और इसके बाद जल महल के पास वो मिले थे। और ट्रेनिंग के दौरान अचानक लापता होने पर काफ़ी इनके विवाद भी हुआ, और आरपीए में 10 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें एटीएस में लगाया गया था। और उस समय आशीष का पूनम से किसी बात को लेकर विवाद हो गया,
और इस पर पूनम ने बजाज नगर पुलिस थाने में एएसपी पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी। अब इसकी भनक जब एएसपी को लगी तो वो आरपीए की ट्रेनिंग छोड़कर चले गए थे। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और बाद में दोनों के बीच में सुलह भी हो गई थी। अब पुलिस जांच के अंदर ये सामने आया कि एटीएस एसीपी आशीष प्रभाकर वारदात के दिन यानी कि 22 दिसंबर 2016 को भी रोजाना की तरह ऑफिस पहुंचे, पूरा दिन काम में लगे रहे। ऑफिस से शाम को करीब 5 बजे निकले और उससे पहले उन्होंने पेंडिंग सभी फाइलें थी वो निकलवाई और उच्च अधिकारियों ने भी इस पर टिप्पणी कराने के बाद में ऑफिस से गए और उसके बाद उस दिन कोई पेंडिंग फाइल नहीं बची। इसके बाद में वो पूनम के पास में गए। यहाँ से दोनों स्कॉर्पियो में एक साथ घूमे और दोनों ने साथ में शराब पी। इसके बाद दोनों सरकारी गाड़ी से जगतपुरा गए और शाम को 7:30 बजे एएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और साथ ही एएसपी को फ़ोन करने के बाद में उन्होंने एक और गन शॉट अपने सर पे मार लिया। वारदात के पहले आपको बता दें कि आशीष एएसपी प्रभाकर ने फायरिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी की थी वारदात के पहले, ऐसा जांच के अंदर सामने आया। वो एटीएस के अन्य अधिकारियों के साथ फायरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए 20 और 21 दिसंबर को चोमू के मोरिजा में गए थे। वहाँ उन्होंने वारदात के दिन पहले ग्लॉक पिस्टल एसएलआर से फायरिंग की प्रैक्टिस की और आशीष प्रभाकर ने वारदात के दिन ही एटीएस मालखाने से अपनी पिस्टल इशू करवाई थी। आमतौर पर वो अपने पास में पिस्टल रखते नहीं थे। इसके अगले दिन 22 दिसंबर की शाम को उनका और पूनम का शव स्कॉर्पियो में मिला। आशीष प्रभाकर के पिस्टल निकालने पर दोनों के बीच में छीना झपटी हुई होगी और पूनम ने आशीष को रोकने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से गाड़ी के दरवाजे और छत पर गोली लगी और स्कॉर्पियो के ड्राइवर साइड के दरवाजे में और छत पर गोली के छेद भी हो रखे हैं। दोनों छेद बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एफएसएल और पुलिस का मानना है कि गोली अंदर से बाहर की तरफ निकलने से ये छेद हुए हैं। और तत्कालीन डीएसपी साउथ मनीष अग्रवाल ने मीडिया को यह बताया कि आशीष प्रभाकर स्टडी लीव पर थे। वारदात के कुछ दिन पहले ही वो ड्यूटी पर वापस लौटे थे और पुलिस कंट्रोल रूम ने जो नंबर बताया था वो आशीष प्रभाकर का ही था। जांच के दौरान पुलिस ने पूनम के परिजनों को भी जांच के लिए बुलाया था। इसके परिवार से कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा और पोस्टमार्टम के दौरान पूनम के जीजा विमलेश और एएसपी पर खुद को बचाने और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए सुसाइड नोट लिखने की बात कही थी। अब पूनम की बहन दीपिका ने यह भी बताया कि पूनम के मोबाइल में एएसपी का नंबर सेव नहीं था। वो पूनम की शादी के लिए लड़का तलाश कर रहे थे और इस बीच इस वारदात से पूरा परिवार सहम गया। एफएसएल जांच में यह भी साबित हो गया कि दोनों को एक ही वेपन यानी पिस्टल से गोली लगी है और घटनास्थल पर आशीष और पूनम के अलावा कोई और दूसरा मौजूद नहीं था। इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं था। अब ऐसे में पुलिस 8 महीने की जांच के बाद में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। जांच अधिकारी दीपक खंडेलवाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जांच के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आशीष प्रभाकर ने पूनम को गोली मारी है या नहीं, या फिर पूनम और आशीष ने स्वयं को गोली मारी है, या ये घटना दुर्घटनावश हुई। पुलिस ने माना कि बिना सबूतों के स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि आशीष प्रभाकर ने पूनम को गोली मारी थी। केवल आकलन के आधार पर आशीष प्रभाकर को धारा 302 का अभियुक्त मानना साबित नहीं हो पाता। पुलिस ने इस पर 31 अगस्त 2017 को एफआईआर लगा दी और 4 सितंबर 2017 को चाकसू कोर्ट के अंदर पेश कर दी।